हेलो दोस्तों, आज जानते हैं पोलियो वैक्सीन के खोज के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कैसे पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। दरअसल इसकी खोज अल्बर्ट ब्रूस साबिन ने की थी। साबिन का नाम हमेशा पोलियोमाइलाइटिस से जुड़ा रहेगा। एक ऐसी बीमारी जिसने 20वीं सदी में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था, खास तौर पर बच्चे को। इसमें करीब WHO के मुताबिक करीब 5 या 10 लाख की जान गई थी। 1988 में पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अनुमान लगाया था कि हर साल लगभग 3.5 लकवाग्रस्त पोलियो के मामले सामने आ रहे थे और प्री वैक्सीन युग में हर साल 6.5 लाख मामले सामने आए थे। यह उनके गुरु विलियम हैवलॉक पार्क थे, जो डिप्थीरिया वैक्सीन पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1931 में पहली बार सबीन को पोलियोमाइलाइटिस का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। उस वर्ष सबीन ने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की थी और पोलियो फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल रहा था, जिससे हर साल करीब 20 या 25 हजार मामले सामने आते थे। दरअसल 20वीं सदी के पहले हिस्से में गर्मी के मौसम में पोलियो वायरस महामारी फैलती रही, जिससे 2 साल से ज़्यादा उम्र के हजारों बच्चों और कई वयस्क भी प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति मर गए या लकवा ग्रस्त विकृत हो गए और आयरन लंग के बाहर सांस लेने में असमर्थ हो गए। हालांकि प्रभावित लोगों में से अपेक्षाकृत कम प्रतिशत की मृत्यु हो गई, लेकिन लाखों लोग अपने जीवन भर इस बीमारी के निशाने को साथ लेकर चलते रहे। जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ती गई, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में लगभग 3100 मौतें और लगभग 21,000 पक्षाघात के मामले चरम पर पहुंचे। आतंक पूरी पीढ़ी में फैल गए। वायरोलॉजिस्ट के अनुसार एकमात्र उम्मीद वैक्सीन का उत्पादन करना था। हालांकि 1934 और 1935 में पहले 2 प्रयास बुरी तरह विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पीड़ित हुए। 1930 के दशक के मध्य में सबीन ने पोलियो वायरस पर अपना अध्ययन जारी रखा, जो पोलियोमाइलाइटिस का एटियोलॉजिक एजेंट है, और 1939 में उन्हें एहसास हुआ कि यह श्वसन वायरस नहीं बल्कि एक एंटेरिक वायरस था जो आंत में रहता था और बढ़ता था। इसके अलावा वह प्रदर्शित करने में सक्षम था कि संक्रमण खांसने और छींकने से, श्वसन मार्ग और मूल संदूषण से एंटेरिक मार्ग दोनों के माध्यम से होता है। इस महत्वपूर्ण खोज से शुरुआत करते हुए सबीन ने पोलियो वायरस के खिलाफ एक टीका बनाने का लक्ष्य रखा। यह रास्ता आसान नहीं था और उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें सभी वैज्ञानिक प्रकृति की नहीं थी। इसके अलावा उनके काम में उन्हें 20वीं सदी के सबसे मशहूर वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक में
जोनास साल के साथ टकराव में डाल दिया। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता साल में 1952-1953 के दौरान अपना निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन बनाया। वैक्सीन में सभी 3 सीरोटाइप के जंगली पोलियो वायरस शामिल थे, जिन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के माध्यम से मार दिया गया था। जब इंट्रामस्कुलर रूप से इंजेक्ट किया गया तो वैक्सीन ने एंटीबॉडी का उत्पादन किया, जिसे प्राप्तकर्ता रोग से प्रतिरक्षित हो गया। 12 अप्रैल 1955 को यह घोषणा की गई कि साल के टीके की बदौलत पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ लड़ाई संभावित रूप से जीती जा सकती है। दुर्भाग्य से, हालांकि बर्कले, कैलिफोर्निया में एक दवा कंपनी कंटर प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित वैक्सीन के 2 दुष्प्रभावी लॉट में अवशिष्ट जीवित पोलियो वायरस थे, जिससे तथाकथित कटर घटना हुई थी। कुल मिलाकर टीकाकरण किए गए बच्चों और उनके परिवार और समुदाय के संपर्कों में 192 पक्षाघात वाले पोलियो के मामले सामने आए, जिनमें से 11 की मृत्यु हो गई। सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जब तक कि यह निर्धारित न हो गया कि कटर वैक्सीन को स्थायी रूप से वापस ले लिया जाना चाहिए और अन्य न्यूनताओं को आईपीवी की सुरक्षित रूप से पुनः शुरू किया जा सके। इसी बीच सिनासेट विश्वविद्यालय में सबीन ने अपने भी टीके पर काम कर रहे थे। हालांकि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। उनका लक्ष्य मौखिक प्रशासन के लिए जीवित शिशुओं टीके पाना था। इस प्रक्रिया ने मौखिक पोलियो वैक्सीन के आगमन को चिन्हित किया। सबीन ने सिनसिनाटी के चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में अपना टीका बनाया, जहां उन्होंने बाद में 10,000 बंदरों और 160 चिंपांजी पर इसका परीक्षण किया। साथ ही खुद पर, अपनी बेटियों पर और ओहियो में चिलचिलाटी संघीय जेल के कैदियों में से भर्ती किए गए युवाओं स्वयंसेवकों पर भी इसका परीक्षण किया। हालांकि क्योंकि कटर घटना की दर्दनाक याद अभी भी ताज़ा थी और विशेष रूप से क्योंकि वाणिज्यिक दांव बहुत अधिक थे, अमेरिकी सरकार ने बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण के लिए सहमति नहीं दी। इसलिए सभी ने टीके के बाद में सोवियत संघ के परीक्षण किया। 1959 से लेकर 1961 के दौरान लाखों बच्चों को सबीन का टीका लगाया गया। इन शुरुआती टीकाकरण अभियानों में बहुत अच्छे परिणाम मिले, ठीक वैसे ही जैसे 1958 के अभियान में बेल्जियम कांगो में किया था, जो एक ऐसा क्षेत्र था जो वायरस से बुरी तरह प्रभावित था। सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान ने उच्च वैक्सीन प्रभावशीलता का दर्शन किया और इसके परिणाम से 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ओपीवी का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में दौरान ओपीवी ने तेजी से आईपीवी के पसंदीदा वैक्सीन के रूप में बदल दिया। ओपीवी को आईपीवी से बेहतर माना जाता था क्योंकि यह प्रणालीगत और आंतरिक प्रतिरक्षा दोनों को प्रेरित करता था। इसके प्रत्याशित करना आसान था और आईपीवी की तुलना में कम खर्चीला भी था। ओपीवी का मुख्य दोष यह है कि बहुत कम ही, लगभग 75 या 7,50,000 में से एक मामले में सबीन वायरस आपस अधिक न्यूरोविरुलेंट रूप से उत्परित हो सकते हैं और वैक्सीन संबंधित पक्षाघातकारी पोलियो का कारण बन सकते हैं। किसी भी मामले में सबीन का टीका, जो कि उत्पादन के किफायती था और बच्चों को चीनी की गांठ पर लगाना बहुत आसान था, 1960 के दशक में दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने लगा। सबीन के टीके के लगाने की विधि ने शेरमैन बंधुओं द्वारा लिखे गए लोकप्रिय गीत